Hello students, myself Rupa Shrivastava. Welcome to YouTube channel of City Group of Colleges. क्लास जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लॉज ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बताया था, जिसमें हमने कौन से लॉज पढ़े थे। डाल्टन लॉ पढ़ा था और एक हेनरी लॉ पढ़ा था। हेनरी लॉ ऑफ सॉल्यूशन एंड डाल्टन का कौन सा था, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस वीडियो में बच्चों हम लोग राउल्ट्स लॉ, जो कि तीसरा लॉ है सॉल्यूशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीन लॉ फेमस हैं सॉल्यूशन के। ज़्यादातर हम लोग इन तीन लॉ के बारे में ही पढ़ते हैं सॉल्यूशन में। क्लास राउल्ट्स जो हैं वो बहुत ही फेमस केमिस्ट थे। राउल्ट्स लॉ हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट्स। ये जो है फ्रेंच केमिस्ट थे हु वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट व्हेन सब्सटेंसेस वर मिक्स इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज साइमल्टेनियसली। राउल्ट्स लॉ वाज जो है, राउल्ट्स लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था जो 1887 ईयर में। ये जो है लॉ जो है एक कंसीडर किया जाता है, थर्मोडायनेमिक का भी लॉ है इसके जैसे। तो क्लास उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, जैसे आप पहले तो आप जानिए वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी भी एक क्लोज कंटेनर आप लेंगे, उसमें जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि जब वेपराइज हो जाता है, कुछ वोलेटाइल जो सब्सटेंसेस डाले जाते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस अगर सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में डाला जाता है तो कुछ सब्सटेंस मतलब ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और वो वेपर फेज में सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सॉल्यूशन के ऊपर से। इसको कहते हैं हम वेपर प्रेशर, जो कि सॉल्वेंट भी हो सकते हैं वेपर फॉर्म में और सॉल्यूट भी वेपर फॉर्म में। वो सॉल्यूशन के लेवल से ऊपर वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। वो एक प्रेशर डालते हैं ऊपर से सॉल्यूशन के ऊपर से, सॉल्यूशन में प्रेशर डालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो क्लास जब भी उन्होंने देखा कि जब भी सॉल्यूशन कोई है जिसमें वो अगर हम नया कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर जो है साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन के ऊपर से एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, वो कम हो जाता है अचानक से। अगर हम कोई भी सब्सटेंस नया डालते हैं सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करने के लिए या सॉल्यूट फॉर्म में डालते हैं, तो वो इसका जो है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और इसको इन्होंने न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर उनके अनुसार राउल्ट लॉ स्टेट दैट सॉल्वेंट पार्शियल वेपर प्रेशर इज इन ए सॉल्यूशन is equal or identical to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution। अब ये पार्शियल प्रेशर जो है P सॉल्यूशन का, यहाँ पर देखिए आपको डिनोट किया गया है P सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट लिखा है जो, इनटू पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट क्या है बच्चों, पी नॉट सॉल्वेंट है हमारा ये इक्विवेलेंट तो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट सॉल्वेंट क्या है, वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सॉल्वेंट का,
जहाँ देखिए सबको अलग अलग से हमने बताया भी आपको, वेयर पी सोल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एक्स सॉल्वेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, एंड पी नॉट सॉल्वेंट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल को हम फिर से देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आप एक सोचिए कि एक सॉल्यूशन है जो कि वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, उसमें वोलेटाइल मतलब बहुत जल्दी वो गैस में बदल जाते हैं। वो जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में बहुत जल्दी वोलेटाइल नेचर ये कहलाता है कि जल्दी गैस में बदल जाता है जो। और ए और बी है वो सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड्स का, ए एंड बी इन द कंटेनर। ठीक है क्लास, ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, बी ए और बी होगा, बिकॉज ए एंड बी आर बोथ वोलेटाइल। जैसे कि आप जानते हैं कि ए बी जो हमने लिया है सॉल्यूशन में वो दोनों ही वोलेटाइल नेचर का है। देयर वुड बी बोथ पार्टिकल ऑफ ए एंड बी इज इन द वेपर फेज। तो नेचुरल है कि वोलेटाइल नेचर है, तो कंटेनर में वेपर फेज में जो आप देखिए ये कंटेनर दिख रहा है, वेपर फेज में आपके वो दोनों सब्सटेंस दोनों ए और बी दोनों ही होंगे। ठीक है, तो वेपर पार्टिकल ऑफ बोथ ए एंड बी एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर विच कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। जो ए बी जो लिक्विड में है वो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन में, और वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर हो जाएंगे ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर आप देखिए वेपर फेज में जो वोलेटाइल फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है ए बी, वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है द वेपर पार्टिकल ऑफ बोथ ए एंड बी एक्सर्ट पार्शियल प्रेशर विच कंट्रीब्यूट टू टोटल प्रेशर अबव द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऊपर से भी वेपर प्रेशर लग रहा है और नीचे भी पार्शियल प्रेशर लग रहा है, वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये राउट लॉ इसके द्वारा इसको इक्विलिब्रियम फेज में हो जाएंगे। जब तक ये दोनों कंट्रीब्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम फेज में ना हो जाए। इक्विलिब्रियम फेज मतलब जितने पार्टिकल वोलेटाइल फॉर्म में हैं और जितने सॉल्यूशन में है, दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम ना हो जाएं। दोनों ही फेज में ए एंड बी जो हैं हमारे कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों ही जितने गैसियस फेज में है जितने की सॉल्यूशन फेज में है, दोनों ही फेज में वो एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देते हैं। ये इससे राउट क्लास से हम इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके इक्वेशन के द्वारा। अब देखिए इसमें इक्वेशन कैसे बन रही है। राउल्ट्स लॉ फर्दर स्टेट दैट इक्विलिब्रियम, अब जैसे ये आप पार्शियल प्रेशर ए का है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए और एक्स ए, जिसमें आप जान रहे हैं ये सॉल्वेंट की है प्रेशर है ए की, और ये जो है पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये जो ज़ीरो है ना ऊपर लिखा हुआ पी के, उसको हम नॉट कहते हैं डिनोट करने के लिए। तो वेयर पी इज पार्शियल प्रेशर, आप जान रहे हैं कि दोनों ही ये जो है पार्शियल प्रेशर ए का एक कंपोनेंट ए है और एक तो बी है।
तो दोनों का पार्शियल प्रेशर हम डाल्टन लॉ के द्वारा हम इसको सम कर देंगे प्रेशर जाने के लिए, टोटल प्रेशर। तो इसमें हम हमारा टोटल प्रेशर अगर हम दोनों ही कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर को ज्वाइन कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है क्लास। तो वेयर पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एट दैट टेम्परेचर। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज। तो ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। हैंस जो है पी टोटल कितना है, पार्शियल प्रेशर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इस डाल्टन लॉ के अनुसार अगर हम इसको पी बी चाहेंगे तो इसको इक्वेशन से इस तरह से हम जान सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे जान सकेंगे, इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी बी ब्रैकेट में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये इक्वेशन बन जाएगी। इससे हम जैसे पी ए का भी जान सकेंगे पार्शियल प्रेशर, पी बी का भी जान सकेंगे। और अगर टोटल प्रेशर जानना है तो हम पी ए और पी बी को पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर हम जान सकेंगे क्लास। ठीक है। तो ये जो है अब हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है राल्ट्स लॉ की। ठीक है क्लास। तो देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ राल्ट्स लॉ। अब फिर हम एक अजम्पशन करेंगे, एज्यूम करेंगे, सोचेंगे कि एक बीकर है जिसमें कि हमने एक लिक्विड है ए नाम का और जो कि वोलेटाइल नेचर में है, बहुत ही वाष्पित हो जाता है जल्दी से, वो गैसेस फेज में बदल जाता है। कंटेनर में हमने ऐसा लिया है कि कंटेनर क्लोज रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो we have a closed container filled with a volatile liquid after some times due to evaporation। जैसा कि जानते हैं कि धीरे धीरे इवेपोरेट होके कंटेनर से कोई भी, अगर आप एक ग्लास में पानी भी रख देंगे तो भी वाष्पित होके एटमॉस्फेयर में जाने लगता है, धीरे धीरे उस सरफेस से वो इवेपोरेट होने लगता है। तो इसीलिए आप अगर बहुत दिनों तक ग्लास में पानी रखे रहेंगे तो देखेंगे उसका कंटेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। इसी तरह से हम कोई भी अगर एक लिक्विड लेते हैं तो वो भी वोलेटाइल नेचर में, तो है हम क्लोज कंटेनर ले रहे हैं यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इवेपोरेशन वेपर पार्टिकल ऑफ ए विल स्टार्ट टू फॉर्म। देखते हैं कुछ समय बाद कि वो स्टार्टिंग हो जाती है उसकी वेपराइजेशन बनने की लिक्विड की, हमारी ए की। तो ये जो है धीरे धीरे वेपर फेज में जाता रहेगा और वेपर पार्टिकल ऑफ ए विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड पार्टिकल ऑन द सरफेस। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब ये दोनों हैं वेपर फेज में, जो कंपोनेंट ए है और जो लिक्विड फेज में है, सोल्यूशन फेज मतलब लिक्विड फेज में है, वो दोनों एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेंगे। जितने पार्टिकल ऊपर वोलेटाइल हो रहा है उतने पार्टिकल उसके, आप देखेंगे कि उसके सोल्यूशन में ही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर पार्टिकल ऑफ ए एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये तो आप जानते ही हैं कि वो जो वोलेटाइल वेपर फेज में होता है कंपोनेंट, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है सोल्यूशन के ऊपर। इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ ए एट द दैट टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर इज एग्जिबिटेड बाय ऑल सॉलिड्स एंड, जैसे कि आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो है सभी सॉलिड और लिक्विड
एग्जर्ट करते हैं मतलब उसकी टेम्परेचर पे, और वो डिपेंड करता है उसकी किस टाइप का लिक्विड है। अब ना इमेजिन कीजिए कि हमने दूसरा सोल्यूशन भी डाल दिया है इसी बीकर में, वो मतलब जो है कंपोनेंट बी डाल दिया है उसी बीकर में, तो क्या होगा कि दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी हैं वो भी वोलेटाइल फॉर्म में होगा, वो भी मतलब ए पार्टिकल होंगे तो उसमें वो भी अपना जितना बी पार्टिकल भी वो स्पेस कवर करेगा, ऐसे वो वेपर फेस में भी वो बी पार्टिकल अपनी उनका भी जगह होगा वेपर फेस में भी और लिक्विड फेस में भी, दोनों का स्थान बराबर का हो जाएगा। और दिस विल रिजल्ट इन बी पार्टिकल ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन ए पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन। सरफेस पे भी वो बी पार्टिकल्स अपना अधिकार जमाएगा, क्योंकि वो भी है उसी जगह में, एक ही बीकर में ए और बी दोनों ही हैं इस स्थिति में, तो वो सरफेस पे भी बी पार्टिकल मौजूद रहेंगे, सोल्यूशन के अंदर भी रहेंगे, और वेपर फेज में भी बी पार्टिकल इक्वली रहेंगे। देखिए ये हमने ऐड कर दिया है, तो ये हमने ए पार्टिकल को थोड़ा पिंकिश कलर में लिया है, बी पार्टिकल को हमने बी को डॉट ब्लैक से लिया है, ठीक है। For any given liquid there are fraction of molecules on the surface. अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे भी है, लिक्विड में भी है और वेपर फेस में भी है, which will sufficient energy to escape in the वेपर फेस। अब ये इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि वो वेपर फेस में वोलेटाइल फॉर्म में उड़ जाते हैं। Since now we have an lesser number of A particle on the surface, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि B पार्टिकल भी है सोल्यूशन में, तो A का कंपोजिशन थोड़ा कम हो गया है भाई। A भी है, B भी है वोलेटाइल फॉर्म में, और सरफेस पे भी है, और लिक्विड फॉर्म में भी आपका जो लिक्विड फेज में है वो भी, उसमें भी ए बी दोनों ही मौजूद हैं। अब हम इमेजिन करें, एज्यूम दैट बी इज वोलेटाइल एज वेल एज वी विल हैव लेसर नंबर ऑफ बी पार्टिकल ऑन द वेपर फेज एज कंपेयर टू प्योर बी। अगर प्योर बी प्रेजेंट होता तो उसके पार्टिकल ज़्यादा मौजूद होते वेपर फेज में, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि भाई अगर ए पार्टिकल है नहीं और सिर्फ बी पार्टिकल है तो वो उसका अब अगर एक ही घर में आप दो बच्चे रह रहे हैं तो दोनों का अधिकार सेम होता है ना, वो भी उसी जगह में उतना ही स्थान घेर रहा है और दोनों का ही अधिकार बराबर हो जाता है, ठीक है। दिस न्यू प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ए एंड बी इज गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। अब इसको हम राउल्ट्स लॉ के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि एंड ये डिपेंड करता है ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ लिक्विड फेज। ये किस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों का कंसंट्रेशन ए एंड बी कंपोनेंट का इन लिक्विड फेज। इसमें देखेंगे आप पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। पी ए यहाँ पार्शियल ये है प्रेशर ये पी ए होता है आपका आपका होता है पी ए वेपर प्रेशर ऑफ आपका एक सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का, और वेपर प्रेशर ऑफ पी बी क्या है दूसरे कंपोनेंट का, ठीक है। तो क्लास अब इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, देन एक्स ए पी नॉट ए इज इक्वल टू एस बी पी नॉट बी। ये तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कंपोनेंट का स्थान है उसी बीकर में, उसी तो दोनों का ही बराबर का
हक होगा, उस दोनों कंपोनेंट का बराबर का हक होगा। ठीक है क्लास। फ्रॉम राउल्ट लॉ इट इज एविडेंट दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट रिड्यूस इट्स पार्शियल प्रेशर आल्सो। जैसे कि आप ये समझिए इसका, जैसे अगर किसी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट अकेले है तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा, उसका पार्शियल प्रेशर भी अधिक होगा। लेकिन उसी बीकर में अगर हम दूसरा कंपोनेंट भी डाल देते हैं, दूसरा सोल्यूशन भी डाल देते हैं, तो दोनों को कम स्थान में ही अपना गुजारा करना होगा। तो इससे जो है हमारा पार्शियल प्रेशर दोनों का ही रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों कि हमको स्थान शेयर करना पड़ेगा। तो आपको फैल के तो नहीं रह सकते ना, तो वही चीज़ बात हुई यहाँ पर भी कि दोनों सोल्यूशन जो है ए एंड बी या कंपोनेंट कह सकते हैं, उनका स्थान जो है कम हो जाएगा, जिससे उनका पार्शियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा आफ्टर एडिंग अनदर सोल्यूशन। जैसे हमने पहले ए लिया था तो उसका ज़्यादा था, और फिर हमने बी ले लिया तो उसको अपना थोड़ा सा उसका रिड्यूस हो गया। यही चीज़ आपका राउल्ट लॉ बता रहा है बार बार। समझ गए बच्चों? तो यही चीज़ आपको समझाया जा रहा है। द ग्राफ बिलो शो द, अब आप देखेंगे कि इसमें ग्राफ भी है और इसमें ये भी है कि इस फ्रॉम राउल्ट लॉ इट इज़ एविडेंट दैट एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट रिड्यूस इट्स पार्शियल प्रेशर आल्सो रिड्यूस इन द वेपर फेज एंड द ग्राफ ये शो करता है। देखेंगे तो आप देखिए यहाँ ग्राफ देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि जब x ये देखिए 2 है, x का दिखा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 0 है तो कम है, और 1 हो गया तो अधिक हो गया पी नॉट ए का, देख रहे हैं। और इसमें देखिए एक्स बी का मोल फ्रैक्शन जब 1 है तो जब 0 है तो कम है, और जब 1 हुआ तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह से इसको क्रॉस सेक्शन हो गया यहाँ पर। जब बी 0 था तो एक्स ए यहाँ पर मैक्सिमम फ्रैक्शन में था यहाँ पर, तो इसका पी ओ ए भी अधिक हो गया पी नॉट ए, और यहाँ पर एक्स बी जो है 1 है और एक्स ए 0 है तो यहाँ पर पी नॉट बी भी अधिक हो गया। और पी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ के जरिए। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जब कोई भी हम एक बीकर में अगर एक कंपोनेंट रखा है तो उसका पार्शियल प्रेशर एंड वेपर प्रेशर भी अधिक होगा, और जब अगर उसी में अगर दूसरा सोल्यूशन भी या दूसरा कंपोनेंट भी ऑक्युपाइड कर रहा है उस स्पेस में, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है क्लास? मोल फ्रैक्शन भी ऊपर सरफेस एरिया में कम स्थान लेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्लास नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि जब हम पहले तो ये जान लें कि इसको दिया कि इसके जानते किस नाम से हैं। ये कहलाता है नर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नर्न्स पार्शियल प्रेशर लॉ और सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्शियल लॉ। नर्न्स गेव एक ये जनरलाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था सॉल्यूट का 2 सॉल्वेंट में, 2 नॉन मिसिबल। नॉन मिसिबल क्या होता है बच्चों? जो 2 लिक्विड आपस में मिलते नहीं हों। नॉन मिसिबल मतलब हमने एक सोल्यूशन लिया ए, दूसरा सोल्यूशन लिया बी या सॉल्वेंट लिया, 2 सॉल्वेंट लेते हैं ए एंड बी, तो वो दोनों आपस में घुलनशील ना हो, इमिसिबल हो। जैसे हम वाटर एंड ऑयल ले लें तो वो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना,
तो देखेंगे कि ऑयल बैठ जाएगा और वाटर उसके ऊपर तैरने लगेगा। ये कुछ दोनों का इमिसिबल मतलब एक दूसरे में ना घुलने वाले दो हम सॉल्वेंट लें, तो हम अगर हम कोई सॉल्यूट उसमें डालते हैं तो वो जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सॉल्यूट मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हम जो कि ए में भी घुलनशील हो, बी में भी घुलनशील हो, दो कंपोनेंट दो सॉल्वेंट में, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में ही घुलनशील होगा। तो ये स्टेटमेंट हम देखेंगे कि इफ़ ए सॉल्यूट एक्स distributed itself between two immiscible solvent A and B at constant temperature and X is in the same molecular condition in both solvent, मतलब जो सॉल्यूट है वो दोनों में ही इक्वली घुलनशील होता है दोनों सॉल्वेंट में। तो क्या हमारा लॉ लगता है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन एक्स क्या है हमारा सॉल्यूट है और ए क्या है सॉल्वेंट ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन ए डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी, एक्स क्या है सॉल्यूट है, बी क्या है सॉल्वेंट है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के डी, के यहाँ पर कांस्टेंट है नॉन्स कांस्टेंट है। तो ये देखेंगे इफ C1 डिनोट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन एक्स, मतलब solute X in solvent A and C2 the concentration of solvent B, then Nernst distribution law can be expressed as C1। और ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए एक सॉल्यूट हमने लिया डाला इसने दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट में, तो ये दोनों सॉल्यूट जो है दोनों में ही इक्वली मतलब मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जो भी है मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन इसका है जो दोनों में ही बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है क्लास, तो दोनों में ही सॉल्यूट जो है बराबर से घुल रहा है। तो ये नर्स लॉ के अनुसार है दोनों ये इस तरह का इक्वेशन डेवलप होता है C1/C2 इज इक्वल टू के डी, जहाँ कांस्टेंट के डी है इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। के डी को हम और क्या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी इसको नाम से जाना जाता है। और दिस लॉ इज ओनली वैलिड इफ द सॉल्यूट इज इन द सेम मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, मतलब क्लास ये जान लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में दोनों में ही सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट जो है हमारा एक्स वो सॉल्वेंट ए बी में दोनों में ही इक्वली वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है सॉल्वेंट में, लेकिन अगर समझिए कि जो है अगर ये सॉल्यूट जो है एक में डिसोसिएट हो जा रहा है या एसोसिएट हो जा रहा है एक सॉल्वेंट में, तो ये मॉडिफाइड हो जाएगा कांस्टेंट इसका। तो ये हम लोग क्योंकि ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के बहुत से टीचिंग पॉइंट्स हैं इसमें, मतलब और इसमें मेन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो हम लोग बस इतना सा ही लिख देंगे तो एनफ होगा। ठीक है क्लास, तो आप लोग अब आपका इस टॉपिक के साथ ही आपका 3rd यूनिट ख़त्म हो रहा है, तो क्लास बी रेडी फॉर योर 4th यूनिट। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपको यूनिट 4 की पढ़ाई कराएंगे, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।